ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा गाली की। जी हां, गाली गलौज की, विशुद्ध। पिछले कुछ दिनों से देश में एक जान पर खतरा मंडराने लगा था। जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी या दावे किए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। और किसकी जान को खतरा? देश के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी नहीं दिया लोकसभा में। आरोप लगाए केंद्रीय मंत्रियों ने, सांसदों ने। यह बात और है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं। और फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई। कोटा में एक सिर फेरा था, उस पर तो एफआईआर हुई, गिरफ्तारी भी हुई। पर यह जान का खतरा बताकर आम आदमी, आपको, मुझको, जो हमारे सरोकार हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं अपने राजनेताओं से, भाई हम चुनकर भेजते हैं, क्या उससे विषयांतर किया जा रहा है? ध्यान भटकाया जा रहा है क्या? और इसी कड़ी में एक और काम भी हो रहा है, लगातार कदम ताल कर रहा है। जान की धमकी के साथ साथ गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, गद्दार बताना किसी को, किसी की कब्र खोद देना, यह खेल भी लगातार चल रहा है। और अब तक तो बीजेपी वाले ये आरोप लगाते थे विपक्ष पर, खास कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री ने अभी 4 दिन पहले ही कहा कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है। और हमने देखा है कई चुनावों में बाकायदा पूरी फेहरिस्त गालियों की सुनाई जाती है। 91 गालियां थी कर्नाटक में चुनाव हुए 2023 में, जो बढ़कर 109 से ज्यादा हो गई बिहार के पिछले साल जो चुनाव हुए। और प्रधानमंत्री को मां की गाली भी दी गई, यानी कि प्रधानमंत्री को भी, प्रधानमंत्री की मां को भी गाली दी गई। और यह खबर जमकर चली थी, सब जगह चर्चा हुई और चर्चा होनी चाहिए। अशोभनीय, निंदनीय भाषा की मजम्मत करनी ही चाहिए, निंदा करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। और पिछले 26 दिन, इस महीने में जिन जिन गालियों का प्रयोग हुआ है, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है राहुल गांधी के लिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद है, अबोध बालक से लेकर विक्षिप्त, और अब बात तो गद्दारी तक आ गई है। देश के लिए खतरनाक और गद्दार है राहुल गांधी। आरोप सत्ताधारी दल लगा रहा है, वो गद्दार है, खतरनाक है, देश विरोधी है। अगर नेता प्रतिपक्ष, तो जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? लेकिन जेल में नहीं डाला जा रहा, पोस्टर वॉर जरूर शुरू हो गया है। और बीजेपी के दफ्तर के बाहर यह कोई सामान्य करता या कोई समर्थक नहीं, बाकायदा प्रवक्ता बीजेपी का। और तुलना हो रही है उमर खालिद से, जो जेल में है। देशद्रोह यूएपीए का मुकदमा चल रहा है। अब जो ये गाली गलौज हो रही है, इससे आपका, मेरा, देश का कोई फायदा है क्या? या यहां भी असल मुद्दों से भटकाओ, वो राजनीति चल रही है क्या? कांग्रेस यही आरोप भी लगा रही है कि हम तो नरवणे की किताब पर जवाब चाह रहे थे, चीन से क्या सौदा किया है ये हम जानना चाह रहे थे, एप्स्टीन फाइल पर हरदीप पुरी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और यूएस ट्रेड डील, अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता, अब तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया, वो टैरिफ। तो ये 10% फिर 15% क्यों कर रहा है अमेरिका? हम क्या जवाब देंगे? इन जवाबों से ध्यान भटकाने के लिए गाली पर ताली बजाने का प्रोग्राम किया जा रहा है क्या? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव
जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। अब आज कार्यक्रम की शुरुआत में करने वाला हूं कुछ संज्ञाओं के साथ, जिससे नवाजा गया है देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी को। भारत के लिए सबसे खतरनाक, गद्दार, अराजक, असभ्य, भारत विरोधी मानसिकता, विरोधियों के साथ फटीचर, सनातन विरोधी, सामंतवादी, अबोध बालक, एंटी इंडिया फोर्सेस की कठपुतली, राष्ट्र विरोधी, झूठा, अर्बन नक्सल, नकली गांधी, मूर्ख, सनातन शत्रु, नकारात्मक, लुच्चा, मंदबुद्धि बालक, विक्षिप्त, बचकानी हरकत करने वाला, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला, पागल, किसान विरोधी, नकारात्मक राजनीति का पोस्टर बॉय, ओछी राजनीति करने वाला, राष्ट्र विरोधी ताकतों का प्रवक्ता, ब्रेन मैपिंग कराने की जरूरत, लश्करे राहुल। और ये सब बीजेपी के नेताओं ने इन संज्ञाओं से राहुल गांधी को नवाजा है। अब राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, पर तेरी गाली मेरी गाली, और स्तर ही कुछ और होता जा रहा है। यह हमारा विमर्श है, और इसमें एक और अध्याय जुड़ गया। यह पिछले 26 दिनों में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और अब एक पोस्टर भी लगा दिया गया दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर, और इस पोस्टर में एक तरफ आप देखेंगे उमर खालिद, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, दंगा भड़काने का आरोप। 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ, सुनियोजित साजिश थी, षड्यंत्र था, जिसका रचयिता उमर खालिद था। उस उमर खालिद से तुलना कर दी गई है राहुल गांधी की, और लिखा गया है एक अराजक तरीका, देश विरोधियों के अलग अलग चेहरे। पोस्टर जारी करने वाले बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह। आरपी सिंह कह रहे हैं उमर खालिद और राहुल गांधी का डीएनए एक जैसा है, तो देशद्रोह करता है, दंगाई है, गद्दार है राहुल गांधी। और यह फरवरी में ही हो रहा है। निशिकांत दुबे ने 12 फरवरी को कहा, राहुल गांधी और विपक्ष अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करता है। 12 फरवरी को ही गिरिराज सिंह, ये तो कैबिनेट मंत्री हैं, कि राहुल गांधी से बड़ा झूठा कोई नहीं, राहुल गांधी से बड़ा लुच्चा कोई नहीं। तरुण चुग ने 12 फरवरी, ये तारीख ध्यान कीजिएगा, मंदबुद्धि बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं राहुल। सुधांशु त्रिवेदी 11 फरवरी, कांग्रेस पार्टी और संभवतः राहुल गांधी विक्षिप्त हो गए हैं। 11 फरवरी गिरिराज सिंह, पहले अबोध बालक था, अब फ्रॉड बालक हो गया है, जो केवल झूठ बोलता है। जेपी नड्डा 5 फरवरी, पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनने दीजिए, कांग्रेस को सलाह दे रहे थे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के राज में शांतिपूर्ण विरोध को अपराध बना दिया गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से क्या खबर चल रही है, एआई समिट में वो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी अर्धनग्न हो गए, और मैंने तब भी कहा था ये बात कि ये तरीका सही नहीं है, ये मंच सही नहीं था, आपको करना था जंतर मंतर पे करते, इंडिया गेट पे करते। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी, यह गैर जरूरी था, पर प्रदर्शन का हक सबको है, यह फर्क करना जरूरी है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो सवाल पूछ रहा था, उन सवालों के जवाब देने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गलत दिशा में धकेलने की कोशिश की जा रही है। और जो ये घटनाक्रम है, ये कब, और ये जो शब्दावली है, इसका इस्तेमाल किस वक्त किया गया? जब बजट सत्र चल रहा था, और उसमें सवाल क्या पूछे जा रहे थे? नरवणे की किताब को लेकर, जनरल एमएम नरवणे, भाई चीन के टैंक अगर भारत
भारतीय फौज की तरफ आ रहे थे, कैलाश हिल्स की हाइट, ऊंचाइयां हमने कब्जा कर रखी थी, तो क्या कोई संदेश दिया गया, कोई आदेश दिया गया या नहीं दिया गया? उनकी किताब जो प्रकाशित है या नहीं है, पर किताब उनकी है। नरवणे भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि भाई उसका जवाब नहीं दिया। और फिर एप्स्टीन फाइल आ गई, जिसमें दुनिया भर में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है, झड़ी। और भारत में भी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम सामने आया है, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। राहुल गांधी कह रहे मैं तो यही तो सवाल पूछना चाह रहा हूं, और इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और इसी में 2 फरवरी को एक और घटनाक्रम जुड़ गया, जब डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतः घोषणा कर दी कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो गया है, भारत से हम 18% टैरिफ लेंगे और 1% टैरिफ भारत हम पर नहीं लगाएगा जो माल हम बेचेंगे। ये 2 फरवरी को। फिर उसकी तफसील मांगी जाने लगी, फिर वो दी गई, लेकिन उसमें भी एक खेल हो गया। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया ये टैरिफ कि जो 50 लगाया था फिर 18 कर दिया था, जो खालिस गुंडागर्दी डोनाल्ड ट्रंप, डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था। वो हटे तो 10% लगा दिया, और फिर उसे अगले दिन 22 फरवरी को 15% कर दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बाकी देशों ने डील रद्द की। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, दम है तो यूएस डील रद्द करके दिखाएं। तो इन सवालों के जवाब ना देने पड़े क्या, इसीलिए पूरा विमर्श ही बदल दिया जा रहा है और यह गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और इस पर कोई कार्यक्रम भी नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है तो बम्बार्डमेंट हो जाती है कार्यक्रमों की, और होनी चाहिए। भद्दी भाषा का कोई स्थान नहीं है सभ्य समाज में। लेकिन तेरी गाली मेरी गाली, एक गाली पर ताली, दूसरी गाली पर बवाल हो जाएगा, यह फर्क तो नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने तो अभी 22 फरवरी को ही कहा कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है, और सितंबर में जब आरजेडी के मंच पर एक सिरफिरे ने प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द बोले, गाली दी प्रधानमंत्री को, तो बवाल मचा था। पूरी एक फेहरिस्त गिनवा दी थी बीजेपी वालों ने, और सब चैनलों ने दिखाई थी। 109 का शायद आंकड़ा था, अगर मुझे ठीक याद पड़ता है। और 2023 में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, तो वहां पर तो बाकायदा बिदर में 29 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने गिनवाई 91 गालियां, कि 91 गालियां दी हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नेता प्रतिपक्ष, गाली तो नहीं दी जानी चाहिए। पर इस गाली पर ही हम ताली बजवाने के लिए, हमें ताली बजवाने के लिए उकसाया जा रहा है क्या? कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, उधर वो ताली बजा रहे हैं, इधर ताली ये बजा रहे हैं, जेबें खाली हैं, ताली बज रही हैं। इस विमर्श का, इस तरीके का देश के कल्याण से, देश को विश्व गुरु बनाने में किसी योगदान से कोई लेना देना है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, तेरी गाली मेरी गाली, जमकर बजाओ ताली। मतलब हमें यह बनाकर छोड़ दिया कि तालियां बजाइए भाई। एक कहेगा ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही कहा, दूसरा किसी और को देगा तो ये अच्छा कहा, और असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ, राहुल को गद्दार बताओ। चर्चा में मेरे साथ AK वाजपेयी हैं,
आरएलएम एनडीए का अहम घटक, उपाध्यक्ष हैं आरएलएम के और मुख्य प्रवक्ता भी। एलजेपी रामविलास पासवान गुट, एक और अहम घटक एनडीए का, केंद्र में भी और बिहार में भी। बिहार का मैंने अभी जिक्र किया। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया प्रभारी भी हैं धीरेन्द्र मुन्ना। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं अभय दुबे। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, वो भी जुड़ चुके हैं, चोटिल भी हैं पर फिर भी आए आग्रह करने पर। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, उमर खालिद जिस पर देशद्रोह गद्दारी के आरोप हैं, दंगाई है, वही राहुल गांधी भी हैं। आप ही के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया है बाकायदा प्रवक्ता ने, अधिकृत प्रवक्ता ने बीजेपी के। तो बीजेपी की यही सोच है राहुल गांधी को लेकर कि ये दंगाई है, ये उमर खालिद है, ये गद्दार है देश का। बिल्कुल संदीप भाई, आपने बड़ी सटीक और प्रासंगिक सवाल खड़ा किए और देश को कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या बात हो गई कि देश का प्रतिपक्ष का नेता जो हाथ में संविधान लेकर पूरे देश में घूमता है, जो संविधान की शपथ लेता है, सौगंध खाता है कि देश के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देगा या देश के ऐसे गद्दारों के खिलाफ कभी वो उनके समर्थन में खड़ा नहीं होगा। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आज कहीं ये बताना और जताना ज़रूरी है कि राहुल गांधी जो है देश को किस प्रकार से दांव पे लगाना चाहते हैं या वो किस प्रकार से दांव पे लगा रहे हैं। मतलब गद्दार है तो जेल, गद्दार की जगह तो जेल होती है, देशद्रोह में तो जेल होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। ये पोस्टर लगाने के बजाय एक एफआईआर करा दो दर्ज, बिल्कुल वो जेल में डाल दो। एक प्रतिपक्ष का नेता, वही सजा याफ्ता अपराधी हैं वो, इससे बड़ा कोई तगमा उनके माथे पे और नहीं लग सजा सकता याफ्ता है। अपराधी प्रधानमंत्री को जब जेब वो जिस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप गलत जानकारी बहुत देने लगे हैं आजकल। सजा याफ्ता कैसे, सजा याफ्ता, अच्छा प्रधानमंत्री को मां की गाली ठीक है, आप अपने वो ठीक नहीं है, और राहुल गांधी को गद्दार कहना ठीक है, और आपने ये भी कह दिया सजा याफ्ता अपराधी। कैसे हैं बताइए प्लीज, कैसे? मैं कह रहा हूं कि कैसे संदीप जी, मैंने क्या कहा कि क्या आज कहा? आपने जो अपने सवाल सजा याफ्ता कैसे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। प्रतिपक्ष के नेता को गद्दार कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सजा याफ्ता हाँ, कैसे हैं, बिल्कुल पहले ये बताइए ना। आप गलत गलत जबानी करते हैं और फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। सजा याफ्ता अपराधी के ऊपर कोई भी, उनको जो है मोदी सरनेम के ऊपर सजा हुई उनका, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि सजा गलत दी गई थी और सजा याफ्ता अपराधी हो गए। नहीं सर, अच्छा। गलत नहीं सर, नहीं संदीप जी, गलत नहीं चलेगा, गलत नहीं चलेगा। जैसे आप कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बताओ दो एक और ज्ञान दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, दो क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया? माफ कीजिए, दोबारा वो सांसद नहीं बन सकते थे वरना। उनके सजा पे स्टे लगाया है। तो और क्या सर, उनके सजा पे स्टे लगाया है, उनके सजा याफ्ता अपराधी होने के ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। अच्छा चलिए एक मिनट, उनके अपराधी होने पर कोई स्टे थोड़ा नहीं है। थम जाइए, मैं नया कानून, अरे आप तो चुनौती रोज देते हैं मुझे, और कहीं मेरी बात को फिर गलत साबित नहीं कर पाते। रुकिए ना, अरे थमिए, AK वाजपेयी हैं, वकील हैं, उनसे ले लूं थोड़ी सलाह, उनका विचार ले। सजा याफ्ता अपराधी ये दुविधा में क्यों डालते हो हमको? दुविधा, सजा याफ्ता है भाई, कह रहे हैं अलायंस पार्टनर है हमारे, कम से कम इतना तो ध्यान रखो। अरे तो पर ये थोड़ा कि ये थोड़ा मैं कानूनी बात पूछ रहा हूँ। वो हम वो सांसदी का चुनाव भी लड़ गए, अभी भी सजा बरकरार है, मतलब सजा याफ्ता है वो। एक बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया ना, ये बात बिल्कुल सही है, सही है ना, इसीलिए सांसद भी बन गए दोबारा से, स्टे कर दिया ना, बिल्कुल ठीक। तो आप FIR करवा देना, या देश को जो असल मुद्दे हैं, US ट्रेड डील के बारे में आप जानकारी देंगे नहीं, सुनिए ना। अच्छा आप ना करें यकीन, आपके कहने से
अब आप सारी ज्ञान आप ही के पास है तो हम क्या कर लें? अथाह भंडार आप ही के पास है। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाने के लिए तैयार हूं। क्या 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 ऑर्डर दिखाइए? अच्छा दिखाइए कि वो सजा याफ्ता अपराधी आज भी हैं। अच्छा दिखाइए, आज भी दिखाइए, हैं। चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए ऑर्डर। सजा याफ्ता ऑर्डर दिखाइए। कितने मिनट चाहिए आपको ऑर्डर देखने में? बाकी पैनलिस्ट के पास चला जाता हूं। मैं दिखाता हूं। दिखाइए। जिस दिन स्टे लगा उस दिन का ऑर्डर चाहिए मुझे, तारीख समेत। अगर नहीं आप इसी मुद्दे पे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए ना। मैं एक संदीप जी और अपॉर्चुनिटी दे देता हूं। अच्छा, मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ से किट करूंगा। अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपके डिबेट अच्छा, को। मैं दिखा के और फिर अरे मैं तो टाइम दे रहा हूं भाई, ऐसा नहीं मैं ये थोड़ा कि आप तैयार होके आए कि इस सवाल का ये एकदम तफसील मांग लेगा। लेकिन आप आ जाइए कि आज की डेट में नहीं आज जो आप ठीक है दिखा दीजिएगा, पर मुझे ये बताइए मतलब आप यूएस ट्रेड डील की तफसील नहीं दे पा रहे, ये 10% 15% पे क्यों मान रहे हैं? सारी दुनिया रीनेगोशिएट करती घूम रही है, हम कुछ बोलने को तैयार नहीं। बस एक ये पीयूष गोयल का आज ट्वीट ही आया है, होस्टेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक एंड यूएस इंडियन एम्बेसडर अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर engaged in very fruitful discussions to expand our trade and economic partnership। बस ये आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं तफसील आप डील को रद्द क्यों नहीं करते? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अवैध था ये टैरिफ। सर राहुल गांधी के अलावा देश के सभी लोगों को ये मालूम है क्या कि सरकार का स्टैंड क्या है मुझे नहीं मालूम। संसद में बोला गया, संसद से बाहर बोला गया। अरे भाई सबको मालूम है, सबके आगे ये बात नहीं भाई, ऐसे मत किया कीजिए, फिर आप गलत जानकारी देने लगे। संसद का सत्र खत्म हो चुका था। जानकारी गलत दे रहा हूं मेरे भाई, वही संसद का अच्छा बताइए, संसद का सत्र कब खत्म हुआ? हाँ। कब खत्म हुआ बताइए ना प्लीज। चल बताइए चलिए संसद का क्या संसद का सत्र कब खत्म हुआ? क्या बताऊं आपको, बताओ। अरे कब खत्म हुआ संसद का सत्र? मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। 18 को कि 19 को? ध्यान नहीं आ रहा है विनोद जी, 18 को ही हो गया था। हाँ। और ये एक मिनट 18 तारीख को संसद का सत्र खत्म हो गया। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके 3 दिन बाद कि ये डील, ये जो टैरिफ लगाया गया है, अरे भाई महेश वर्मा को रखिए ना स्क्रीन पर, पीसीआर। 21 फरवरी को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका की कि ये अवैध है ये कर, तो ये टैरिफ, तब उसे 10% लगा दिया और 15 लगा दिया। तो इसका जवाब संसद में कब दिया गया? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, या संसद चल रही थी मैं सो रहा था? संसद 13 को मैंने कहा कि जो ट्रेड डील 13 को खत्म हो गया, बल्कि सॉरी को लेकर उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात कही कि मैं फिर से कह रहा हूं कि जो ट्रेड डील को लेकर जो बातें हुई थी संसद में लोग, अरे डील ही बदल गई। 21 तारीख को डील ही बदल गई, वो टैरिफ अवैध हो गए। बिल्कुल। तो इसकी जानकारी संसद को कहां दी गई? यही तो सवाल पूछ रहे हैं अभी राहुल गांधी। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रेड डील को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैंने आपसे, आप पूरी लाइन तो सुनते नहीं हो ना, आप बीच में ही एकदम से रोकना और टोकना शुरू करोगे तो क्या बात समझ में आएगी? मैंने कहा कि संसद से लेके और संसद के बाहर तक सरकार स्पष्ट करती रही और सबको समझ में आया। अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं आया तो कारण ये नहीं है, कारण ये है कि जो विदेश में उनके बैठे हुए हैं, जो उनको सलाह देने वाले, जो विदेश से देश के कानून को कंट्रोल करना चाहता है, कौन? इल्हान उमर जो सांसद है, वो जेली करके कोई सांसद है। एप्सीन क्या कर रहा था? ये एप्सीन क्या कर रहा था? क्या मुलाकातें हो रही थी उसको? ही हैज वेरी गुड टेस्ट। राहुल गांधी जैसे इन सांसदों से मिलते हैं, उमर खालिद केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे? लगते हैं केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे जेफरी एप्सीन से? यूएस का सांसद अब ये तय करेगा कि भारत का कानून भारत का कानून जो है कैसे काम करेगा, न्यायालय यहाँ कैसे काम करेगा, मतलब और उसके ऊपर खामोशी ओढ़ लेते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, उमर खालिद को रिहाई की मांग किसने करी? अच्छा, उमर खालिद से जोड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा था एप्स्टीन वाला मामला समर्थन करने कौन गया था 2016 में? अच्छा, राहुल गांधी गए थे या नहीं गए थे? मैं अच्छा, ये एप्स्टीन से मिले थे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? हरदीप पुरी ने माना 3-4 बार मिला था कि नहीं?
अरे सर, मैं तो कह रहा हूँ हरदीप पुरी जी ने उसका जवाब दिया ना। अच्छा, दिया। राहुल गांधी ने इस बात का कहाँ जवाब दिया अच्छा। कि वो इल्हान उमर से मिले, इल्हान उमर से मिले, वो एक तो इस FIR क्यों नहीं करते? हमारे पास रॉ है, हमारे पास IB है, सारे तथ्य अगर प्रोफेसर महेश वर्मा के पास हैं तो सरकार के पास भी होंगे। जेल में क्यों नहीं डालते आप राहुल गांधी को? सर मैं तो इतनी दरियादिली क्यों? अगर कोई गद्दार है, देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिला हुआ है, तो जेल में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जो अब हाँ, तो वो जो वो जिसके कंधे पे बंदूक रख के ट्रिगर दबा रहे हैं, जिन नौजवानों को गुमराह करके वो, अरे भाई गुमराह किए जा रहा है कोई व्यक्ति, आप क्यों गुमराह हो रहे हैं? जेल में डालो ऐसे व्यक्ति को जिनको वो बब्बर शेर कह रहे हैं। भाई बब्बर खालसा के अंदाज में बब्बर शेर बता रहे हैं अपने लोगों को। अच्छा। देश की इस तरह की स्थिति, देश में ऐसी स्थिति कि भाई JNG जो है वो पिछवाड़े पे लात मारेंगे, डंडा मारेंगे प्रधानमंत्री के। ये भाषा है। वैसे संविधान की शपथ लिया है अभी प्रधानमंत्री इजराइल में है ना। एक मिनट, अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए हुजूर, देश के खिलाफ साजिश, अरे सुन तो लीजिए। साजिश तो आप कह देते हैं, बाद में क्या साबित होता है क्या नहीं। देखिए फिर धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। साजिश हो रही है देश के खिलाफ। जी सर। आपके यहाँ आजकल साजिश बहुत करने लगे लोग, आपके राज में हर कोई साजिश कर रहा है, हर कोई देशद्रोह कर रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है। ये प्रधानमंत्री नेसेट को, वहाँ की जो संसद है, उसको संबोधित जब कर रहे थे तो इजराइल में तमाम विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट किया था संसद में। वो देशद्रोही थे सारे विपक्षी। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ विनोद अग्निहोत्री? शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, किसी ने कहा ही नहीं। तो वो नहीं, वो देशद्रोही, उन्होंने देशद्रोह किया। कोई इतना बड़ा नेता आया हुआ है विदेश से और संबोधन का सम्मान दिया गया, वहां विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देशद्रोही विपक्ष है इजराइल का। आप ही से सवाल है महेश जी। नहीं, वहां तो शायद पता नहीं, वो वॉकआउट की बात जो है मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा, आपको नहीं दिखाई दी? प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लीडर, अच्छा हमें दिख गया, आपको नहीं दिखा। नाम लिया, नहीं नाम लिया, और वहां तालियां सबने पीटी, और तालियां पीटी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं सम्मान मिला। क्या जो है, आप बात नहीं समझ पाए। सत्ता पक्ष था, उन्होंने माथा नहीं पीटा राहुल गांधी की तरह। अच्छा। राहुल गांधी की तरह माथा नहीं पीटा गया, ताली पीटी गई। अच्छा, पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। का जो एक जो छवि है, देश का इमेज है, जो एक देश के सम्मान आन बान शान में जो चीजें वहां दिखाई दी, उसके ऊपर उसको फक्र जरूर होगा, राहुल गांधी को नहीं हो सकता है। चरण सिंह सापरा, आपको देश के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं, आपको मजा आता है देश की इज्जत में पलीता लगाने में, आपको मतलब राहुल गांधी को। देखिए संदीप जी, जिस तरह से अभी सारी बातचीत हो रही थी और जो वाक्य जो आपने चर्चा किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन चंद शब्दों में मैं ज़रूर कहूँगा कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनसे आप अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हो, उत्तर तो वही मिलेगा ना जो वो दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय में कन्फ्यूज्ड है, चौतरफा घिर चुकी है, और घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो फर्जी विश्वगुरु है, ये फर्जी विश्वगुरु ने जो ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं, उसका उत्तर क्या देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनको पता नहीं है। उसके बाद में जब हम सवाल पूछते हैं कि एप्स्टीन का और अनिल अंबानी का और हरदीप पुरी जो प्रधानमंत्री के प्यादे हैं, इनका रिश्ता आपस में क्या कहलाता है, कौन एग्जॉटिक आइलैंड पे गया था, या फिर किस तरह के रिलेशन थे, इसके ऊपर कोई उत्तर नहीं। 2016 में देश को अस्थिर करने में शामिल लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस के एजेंडा पर आगे चलते हैं, बाहर जाकर देश के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। इसमें देश का भला कहाँ है, थोड़ा सा ये तो समझाइए। अच्छा, चरण सिंह सापरा, मतलब भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी कि कौन देशद्रोही है और कौन क्या है, या जॉर्ज सोरोस से
कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसका उत्तर नहीं देंगे कि हमारी संप्रभुता से समझौता क्यों कर रहे हैं, ये उत्तर नहीं देंगे कि हम डेटा क्यों अपना बेच रहे हैं, हम अपनी एनर्जी का जो हमारी ताकत है वो हम क्यों सरेंडर कर रहे हैं, ये नरेंद्र सरेंडर तो क्यों हो रहे हैं, मोदी इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो मोदी सरकार को, बीजेपी को घेरने के बजाय आप उन्हें अभयदान या चोर दरवाजा क्यों दे देते हैं? अर्धनग्न प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं नंगा प्रदर्शन करते हैं, नंगी पार्टी है कांग्रेस। कोई तरीका है, वही मंच वहां पर करने की क्या जरूरत थी? आपने विषयांतर कर दिया, सारे सवाल ठीक पूछ रहे थे और रास्ता दे दिया उसमें। अगर प्रधानमंत्री देश को एक एक करके नंगा करने का काम करेंगे, घुटने टेकेंगे, सरेंडर करेंगे, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया क्या? वहां पर जाके लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं हो सकता, उसके लिए आप उसके ऊपर बीजेपी को छोड़िए, चरण सिंह सापरा, ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव ने कहा यह तरीका सही नहीं था। बीजेपी के आरोपों को मैं छोड़ देता हूं, आपके सहयोगी कह रहे हैं यह तरीका सही नहीं था। मुद्दों से आप खुद भटक गए, जिनके सवाल आप चाह रहे थे। मैं सभी को यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये शायद भूल जाते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने गोरों से आजादी दिलाई है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे भाई, ये वो पार्टी है जिसके नेता महात्मा गांधी रहे हैं, लाला लाजपत राय रहे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल रहे हैं। ये वो नेता हैं। भाई, हमने शहादतों का इतिहास है, हमने आजादी से पहले भी शहादतें दी है, बाद में दिए हैं। और जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये इनकिलाब आएगा संदीप जी, मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए देखिए, इनकलाब आएगा या तेरी गाली मेरी गाली और हम बजाएं ताली, बस इसी खेल में हमारे को फंसा दिया है क्या धीरेन्द्र मुन्ना? ये गाली बिहार विधानसभा चुनाव, मुझे ध्यान है सितंबर में, वो मधुबनी में, वो कौन सिर पे रहा था, बदतमीजी बेहुदगी वाली भाषा का इस्तेमाल किया। आपने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, गिनवाई थी सारी गालियां। ये जी क्या गालियां देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। ये आप गाली बजाए तो आपको गाली तो गाली, और आप गाली दें तो आप उम्मीद करते हैं दुनिया बजाए ताली। ये शब्द सही चुने गए हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए? मेरे नेता चिराग पासवान जी या मेरी पार्टी कभी भी इस तरह की टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखती है। मर्यादा लांघने वाली न मेरी पार्टी है, न मेरे नेता है, न मेरे प्रवक्ता है। मैं आज भी बोलता हूं कि मर्यादा में रहना चाहिए सभी लोगों को, खास करके जो प्रवक्ता है उनको तो बिल्कुल मर्यादा में रहना चाहिए। ये सांसद निशिकांत दुबे ये कहते हैं ये आदमी फटीचर है कि टी शर्ट पैंट पहनता है। जेपी नड्डा अबोध बालक बता रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी विक्षिप्त बता रहे हैं, मंदबुद्धि तरुण चुग बता रहे हैं, गिरिराज सिंह अबोध बालक से आगे बढ़ते हुए फ्रॉड बालक बता रहे हैं। संदीप भाई, उधर वाला भी थोड़ा सा बोलिए ना। हाँ, उधर वाले तो सब पूरी दुनिया को पता लग गया। पता नहीं कितने दिन कार्यक्रम हुआ, आप तो रोज गिनाते हैं। उसको फिर से गिनाऊं? मतलब आप कह रहे हैं उसको फिर से गिनाऊं? ना तो इसी भाई, इसको भी ये बताने की जरूरत नहीं। मैं अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं। थोड़े मुझे तो 2 मिनट समय दें। हाँ तो लो ना, 2 का 3 मिनट लो। मैं मर्यादाओं की बात करता हूं कि कई कठोर से कठोर बातों को अच्छे शब्दों में या व्यंग्यात्मक रूप में बोली जा सकती है, लेकिन मैं इसको कतई नहीं अच्छा कर सकता हूं कि किसी गद्दीदार को, चाहे नेता सदन हो या प्रतिपक्ष नेता हो, उनको गद्दार कहा जाए। ऐसा मेरी पार्टी ऐसा नहीं कहती है और न ऐसे विचारों में सहमति रखती है। हाँ ठीक है, अगर कोई तथ्य रहे, उन तथ्यों के आधार पर आप व्यंग्यात्मक रूप में हमला करिए, बिल्कुल है। लोकतंत्र में अधिकार किसको नहीं अधिकार, लेकिन अधिकार यह भी नहीं है कि 20 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हों, वहां पर आप टॉपलेस हो जाइए, जो आप भी मजम्मत करते हैं उसकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन शब्दों की मर्यादा को कभी भी लांघने नहीं, पर उसके बाद वो जो किया गया, मंच गलत चुना गया, पर इसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश अब बताने पर जो एनडीए के लोग आमादा हो रहे हैं और साजिश रची गई है, तो वो साजिश का खुलासा कर दो, या ये 2-4 साल ऐसे ही चलता रहेगा मामला। साजिश के वो सिरा पता लगेगा नहीं। साजिश आपने बता दी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर क्या कार्रवाई हुई?
कोई एफआईआर हुई? उसने देश के नाम में देश का झंडा गाड़ दिया, देश का नाम ऊंचा किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने। चोरी कर रहे हैं वहां पर, दूसरे का माल टीप रहे हैं, बिल्कुल देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, और कोई कार्रवाई हुई? और किसने इजाजत दी? आईआईटी आईएम से बड़ा स्टॉल मिल गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी को, किसकी कृपा पर? कोई बताएगा? उसमें देश का नाम ऊंचा हो गया। आप जितना सवाल कर रहे हैं उसका सारे चीजों का जवाब टीवी विमर्श में, क्या 50 मिनट के आपके शो में सब कुछ मिल जाएगा? कानूनी पहलू इसमें चलती है ना, कानूनी पहलू को सामाजिक पहलू के साथ में जोड़ करके आप उसका उत्तर चाहते हैं, यह संभव नहीं है। जांच चल रही है ना, जांच तो कोर्ट क्या जांच? अच्छा, यहां तो गिरफ्तारी होगी, ये भी तो गिरफ्तारी जांच के लिए ही होती है। कोई गिरफ्तारी हुई? जांच के लिए गिरफ्तारी भी होती है भाई। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कोई गिरफ्तार हुआ है? हुआ? ये जांच तो चल ही रही, ये सीरियस एप्स्टीन फाइल का खुलासा जब से हुआ है, दुनिया भर में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। भारत में वो कड़ी जुड़ नहीं रही। कैसे नहीं जुड़ रही है? कई लेजेंडरी के और भी नाम आ रहे हैं, और एक एक करके आप ही बताएंगे, आज नहीं तो कल। अच्छा, पर उसमें कार्रवाई क्या हो रही है? या उसी ये सवाल ही ना पूछे जाएं, गाली गलौज पे आ जाओ, कौन गद्दार है कौन नहीं है? सवाल आप नहीं करेंगे तो आप करेंगे क्या? संदीप जी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं तो आपकी तारीफ करता हूं। हर एक सवाल का जवाब आपको चाहिए, और ये जनता को भी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि समय उसका निर्धारित हो, न कि अब आपके टीवी शो जैसे ही खत्म हो तो लास्ट में बोले कि अच्छा, समय निर्धारित होना चाहिए। राजकुमार भाटी आ जाएंगे, कुछ सवाल अगर पूछे जा रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे और कार्रवाई होती है। संदीप जी, मेरा एक तो निवेदन रहेगा, मुझे केवल 2 मिनट बोलने का समय दें बिना टीका टिप्पणी के। मैं कांग्रेस भाजपा या मोदी राहुल की बहस से ऊपर उठ के मैं तो देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, और ये चिंता है मेरी कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, देश की साक्षरता दर बहुत कम थी, देश में शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय हमारी संसद का और हमारी राजनीति का क्या स्तर होता था। संसद में जो बहस होती थी वो कितनी शानदार होती थी, उन्हें अब भी हम पढ़ें, वो किताबों में रिकॉर्ड है। डॉक्टर लोहिया संसद के अंदर खड़े होकर नेहरू जी की कटु आलोचना करते थे, कहते थे नेहरू जी, देश में आम आदमी की आमदनी 3 आना रोज है और नेहरू जी के कुत्तों पर 300 रुपये महीना खर्च होता है। और नेहरू जी फिर भी उनकी इज्जत करते थे, लोहिया जी की। चौधरी चरण सिंह क्या आंकड़े देते थे, किसान के पक्ष रखते थे और सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे कि उद्योगपतियों की सरकार है। उसके बाद में भी जो हमने देखा, जेपी ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा, उसका कभी बुरा नहीं माना गया। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, आप अपना जारी रखिएगा, 2 मिनट नहीं, मैं और समय दूंगा आपको। राजकुमार भाटी, 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था, हमारी हालत खस्ता थी, पतली थी, हम तैयार नहीं थे, ये तो जग जाहिर था, हो गया था उसी वक्त। और अटल बिहारी वाजपेयी ने चर्चा की मांग की और चर्चा हुई और कपड़े फाड़ दिए अटल बिहारी वाजपेयी ने, मौजूदा उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। और शाम को जवाहरलाल नेहरू किसी भोज में उनसे मिले और बोले कि बहुत अच्छा बोले अटल। ये बात भी जोड़नी जरूरी है। वो विमर्श कुछ किसी और जमाने का था, लगता है। मैं यही कहना चाह रहा था, लोहिया जी इतनी कटु आलोचना करते थे नेहरू जी की, और बाहर आकर नेहरू जी उनकी प्रशंसा करते थे। 99 में लालू यादव संसद के अंदर, वो तो वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे आपके गुरु ने कहा था आप एक बार बनेंगे, बिल्कुल सही। हाँ। अब तो 2-2 बार बन गए, अब पीछा छोड़ो। हाँ। और अटल जी और आडवाणी जी ठहाके लगा रहे थे। रामविलास पासवान को मैंने सुना संसद के अंदर कहते थे, राजीव गांधी को तो ये भी पता नहीं है कि हरी मिर्च के लाल मिर्च के पेड़ अलग अलग होते हैं कि एक ही पेड़ होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये संसद, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी खूब हमला करते थे इनकी सांप्रदायिक राजनीति पे, लेकिन आज पिछले 10-11 साल में इसके लिए पूरी तरह सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने विमर्श का स्तर इतना गिरा दिया है कि हर विपक्षी को
देशद्रोही बताते हैं, नक्सलवादी। और ये देखिए, ये किसी कार्यकर्ता का पोस्टर नहीं है। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, और पोस्टर लगाया है एक अधिकृत प्रवक्ता ने। और जो ये बाकी बयान है अबोध बालक से लेकर विक्षिप्त, ये सांसद और मंत्री बोल रहे हैं, लुच्चा बता रहे हैं। मैं तो इस बारे में भी दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो उमर खालिद कोई अपराधी या आतंकवादी सिद्ध नहीं हुआ अभी न्यायालय से, उसके ऊपर केवल आरोप है, वो एक स्कॉलर है, छात्र है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिल्ली दंगों की हम याद कर रहे हैं, आपको भी संदीप जी अच्छी तरह याद होगा, जो इनके नेता कपिल मिश्रा वो क्या भाषण दे के आए थे और अगले दिन दंगे शुरू हो गए थे। इस दंगे के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा का भाषण था, पब्लिक में उन्होंने दिया था कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको मारो, इन्हें तंग करो, ये हमारी बहन बेटियां उठा ले जाएंगे, और फिर मोदी और अमित शाह बचाने नहीं आएंगे आपको। ऐसे भाषणों से लोगों में गुस्सा पनपा और नफरत पनपी। और कपिल मिश्रा ने कहा था अगर कल तक ये धरना खत्म नहीं हुआ, डीसीपी के सामने खड़े होकर कहा था, तो हम खुद हटाएंगे इनको यहां से, इन्हें मारेंगे, हम पीटेंगे। तो आप लोगों की अब भी मंशा यही है। देखिए, असल सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे। वो गाली किसकी गाली, उनकी भद्दी है कि ये भद्दी थी, बस इसी का विश्लेषण करते रहे कि कौन ज्यादा निचले स्तर पर, निम्न स्तर पर पहुंच रहा है। राजकुमार भाटी, विपक्ष की तरफ से आपको कोई एक आध कोई खराब आदमी हमारी तरफ भी होगा, किसी की मिलजात छोटे स्तर के छोटे मोटे नेता की, बड़े नेता का कोई इतना खराब भाषण आपको नहीं मिलेगा जो माननीय मोदी जी विपक्ष के लिए खुद कहते हैं। मोदी जी के बारे में और रिसर्च आई है एक विदेशी एजेंसी की कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो भाषण दिए वो 70% भाषण नहीं, मौत के सौदागर से लेकर रावण से लेकर किन किन संज्ञाओं से नवाजा गया है प्रधानमंत्री मोदी को। कब्र खुदेगी, उसकी फिर मजम्मत या निंदा नहीं की जाती। आपका कार्यकर्ता कहता है उसकी निंदा कर दी जाए कि नहीं। इसी बात पर आप एक सेकंड, इसी बात पर उंगली हिला रहे थे ए.के. वाजपेयी। नहीं, मेरा तो आवाज नहीं आ रही, मैं उस पे हिला रहा था। लेकिन मैं, आपने बड़ी फहरिस्त पूरी पढ़ के सुनाई, मैं भी सुना देता हूं। सुनाओ। ये देखो ना, कब से ये एक्चुअली दोनों तरफ से है, एक तरफा नहीं है। मतलब ना वो कम है ना ये कम है, ये ध्यान रख लो। तो इसलिए एक तरफा गाली नहीं सुनानी, दूसरी भी सुनाओ। चौकीदार नहीं, वो दूसरी तरफ तो वो मीडिया ने इतनी सुना दी तो मैंने गैर जरूरी समझा। पर आज प्रोग्राम कर रहे हो ना, हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं उसको मत डिनाई नहीं कर रहा हूँ। सुनाइए, आप सुनाइए ना। मैं बराबर क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ चौकीदार चोर है, नीचा आदमी, मौत का सौदागर, हिटलर, गंदी नाली का कीड़ा, रावण, सौसर वाला, मोदी की माँ को गाली देना, चाय वाला, खून के दलाल, गब्बर, पूरी मैंने ये तो प्रधानमंत्री ने खुद रैलियों में भी गिनवाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी इधर भी ध्यान करना चाहिए। या तो दोनों रुके, या मतलब अब गाली दे गाली, जनता बजाओ ताली, ये सिखा रहे हो आप हमें। ये शोभा नहीं देता। भारत का लोकतंत्र जो है बड़ा मैच्योर लोकतंत्र है, और इसके नेता भी हैं। ये परिपक्वता का पैमाना क्या है? अच्छा कर रहे हो ना आप, प्रोग्राम कर रहे हो, सुन रहे होंगे ना सब लोग। अपने आप को रियलाइज करेंगे कि भाई गाली ना हम दे ना वो दे, मुद्दों की बात करो ना, क्या दिक्कत? बस हर आदमी को एक ही है, गद्दार और देशभक्त, देशद्रोही। सबसे आसान चीज है, कोई भी सवाल पूछे, जो सवाल पूछे देशद्रोही हो जाएगा। लेकिन फर्क ये है कि आप एलओपी हो, और एलओपी की संवैधानिक जिम्मेवारियां भी हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह की कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं, जो भी संविधान के पद में सबकी जिम्मेवारी। लेकिन आप तो एलओपी हो, एलओपी तो एक ही है मेरे ख्याल से। तो वो क्या कर रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी इज डेड, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री सोल गए थे, वो बोले कि 2014 से पहले तो आदमी कहता था, गाली देता था कि ये किस देश में फंस गया। मैं उदाहरण दिया, उदाहरण है ये। अच्छा, 2014 से पहले ऐसा था भारत। अच्छा, एक काम करो, आपने कहा है तो मैं भी कहूंगा, इनको राइट मिल गया क्या? राहुल गांधी को फ्रीडम मिल गई क्या? नहीं, अच्छा, तो एक जगह फ्रीडम है? नहीं, दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ, मैं तो शुरू में यही बात की है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या ये बहस देख के इंटरनेशनली आपका चैनल देखा जाता है? नेताओं की बच्चों जैसी हरकत से आम आदमी निराश हो चुका है, हरिहर पटेल कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। बचकाना हरकतें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सबको रियलाइज करना पड़ेगा। और जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, आप खास युवाओं के लिए क्या नजीर पेश कर रहे हैं? लेकिन हम पे एक शेर लागू होता है, मैंने अभी देखा है। हाँ, बताइए। हाथ में रहोगे तो लिहाज करोगे, लिहाज करेंगे,
और पार कर ली हद तो मिजाज देखोगे। मतलब ये संयम बरतना पड़ेगा। पार्लियामेंट को रूल बुक के हिसाब से चलने दीजिए, करिए विरोध। पहले भी विरोध होती थी, अच्छा। अब भी विरोध करने का अधिकार है। अच्छा, पहले तो आप प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पूरा नहीं करने देते अरे थे। भाई तुम आप पुराना भी उदाहरण है, आज के नए के। एआई समिट में कभी ऐसे होगा या कभी पहले हुआ है? पहले तो नहीं हुआ ऐसी बात है। अब ये 4-4 दिन का रिमांड मिल रहा है नेताओं का, यूथ कांग्रेस के, क्यों मिल रहा है? वो साजिश वाला एंगल देखा जा रहा है। साजिश वाला एंगल। कहां से पैसे आए? वो 5-6 साल लग जाएंगे, साजिश पता नहीं लगेगी। क्यों लगेगी? 5-6 साल क्यों लगेंगे? 4 दिन का 6 रिमांड साल मिला तो हो है, गए। 4 दिन बाद कोर्ट के सामने उमर खालिद के मामले में भी 6 साल हो गए। अब भाई सुप्रीम कोर्ट पे भी आप डाउट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करके दिया, बेल के भी आप भी जानते हैं, बेल के भी सारे प्रोविजंस कहां चले गए कि यूएपीए है, 45(3)D है, वो कानून बता दिया जाता है। अगर उनके हक में हो जाए बहुत अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हो जाए उनको भी डाउट से करने लगे, तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए भ्रष्टाचार के मामले पर एनसीईआरटी में कुछ लिख दिया जाए तो ऐसी फटकार की सरकार भी भीगी बिल्ली हो जाती है। फौरन विड्रॉ किया है, ये भी तो खूबसूरती है। अच्छा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? लोकतंत्र की खूबसूरती है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, वो अलग विषय है। अच्छा, उसी के लिए तो हटाई मीडिया गई में वो भ्रष्टाचार किताब। नहीं है क्या? ब्यूरोक्रेट में तो भ्रष्टाचार नहीं है? हम कहने लगे हैं कि नहीं, आपको कल से कार्यक्रम में नहीं आने दूंगा, हाँ, क्योंकि आपने मीडिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। कैसी बात हुई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा डोंट पिक एंड चूज। ना, अभी तो सजा भी सुनाएंगे। अभी कह रहे हैं सजा पर अभी फैसला हमने अपना मन नहीं बनाया है, सख्त कार्रवाई करेंगे, सजा भी देंगे। कोई सजा नहीं होगी। अरे माफी मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री। मांग ली, बात खत्म हो गई भाई। वो उनको ये लगा कि ये डिफेक्ट। तो ये उमर खालिद भी ये सोच समझ कर चुना गया है। एक तो मुसलमान है, मामला देशद्रोह का है, यूएपीए लगा हुआ है, दंगा है दिल्ली का, हिंदू मुसलमान था वो, तो ये सोच समझ कर किया जा रहा है। बिल्कुल सोच समझ के किया जा रहा है। उमर खालिद की जगह कोई और नाम भी ले सकते थे अगर मान लीजिए उसी में लाना था। हाँ, यूपीए तो सोनम वांगचुक पे भी लगा हुआ है, हाँ, उनका ले लेते। हाँ, अगर उसी वही तुलना करनी थी। हाँ, लेकिन चूंकि उमर खालिद में एक खास ध्वनि निकलती है ना, हाँ, कि वो है। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा लाइटर नोट में कह रहा हूँ उसको कि गलत क्या कहा है भाई। मोहन भागवत तो कह रहे सबका डीएनए एक है। हाँ, तो उमर खालिद का, राहुल गांधी का, हमारा, आपका, बीजेपी नेताओं का, कांग्रेस, सबका डीएनए एक है। हाँ, तो हिसाब से डीएनए एक ही है। हाँ, अगर उस देश से भागवत जी की बात को मान रहे हैं वो, ये लाइटर नोट में कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं पाता हूँ, देखिए ये सही बात है कि कमी न इधर से रही न उधर से रही, हम लोग उसकी चर्चा हमेशा कर चुके हैं। लेकिन नहीं, पर आज की तारीख में, ये फरवरी का महीना, बजट सत्र का महीना, इसमें यूएस डील भी आई, एप्स्टीन फाइल भी आई, बड़े कुछ मुद्दे हैं जिन पर गंभीर सवाल उठे। उस बीच ये विमर्श जो चला, ये संयोग है कि प्रयोग है? ये प्रयोग है, नैरेटिव। देखिए जब भी सत्ता पक्ष असहज होता है तो कोशिश करता है, कोई भी किसी भी देश में और कोई पार्टी हो सरकार में, जब भी असहज होता है विपक्ष से, तो वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की आड़ में छिपता है। मुझे तो याद आ रहा है इंदिरा गांधी का जमाना, जब जयप्रकाश नारायण को CIA एजेंट कहा गया था, क्योंकि वो भी छिप रही थी। राजीव गांधी के समय जब वीपी सिंह निकले तो वीपी सिंह के खिलाफ तमाम इसी तरह आरोप लगाए गए कि वो भी देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि तब भी सत्ता पक्ष देश के बीच छिप रहा था, आज भी है। तो ये सत्ता पक्ष की पुराने प्रैक्टिस है। जब भी असहज होता है, और जल्दबाजी इतनी 2024 लिख दिया एआई समिट के बारे में, 2024 लिख जो दिया, 26 में हुई, जो 2026 में हुई। हाँ। ये तो इससे पता लगता है ना कि आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कैसे पर इसमें कहीं ना कहीं एक स्वीकृति थी ऊपर से, शीर्ष नेतृत्व से भी, तभी बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगा है। ऑफिस के बाहर अगर कोई पोस्टर लग रहा है और पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता लगा रहे हैं, तो बिना स्वीकृति के लगाएंगे क्या? अबे दुबे, ये असहज है, असहजता की झलक हमें दिख रही है कि भाई सवालों के जवाब ना देने पड़े, तो ये विमर्श इस तरफ जा रहा है, ये गाली गलौज की तरफ जा रहा है, गद्दारी की तरफ, देशद्रोह की तरफ। देखिए, विनोद जी की बात से सहमत होते हुए मैं आपको, अपने आप को, विनोद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 30-35 साल से भारतीय राजनीति का क्रॉनिकल तैयार कर रहे हैं। हम उसका लेखा जोखा, हम जीते जागते लेखा जोखा हैं भारतीय राजनीति के, हम और आप तीनों, कम से कम यहाँ पर मौजूद साथियों में। हमने, मेरे ख्याल से हम तीनों ने तो कभी नहीं देखा कि किसी एक व्यक्ति की राजनीति को नाकाम करने के लिए
इतना नियोजित रूप से लगातार मुतवातिर पिछले 11 साल से प्रयास किया। पहले तो 10 साल तो ऑपरेशन पप्पू चला, अब वो पप्पू हाँ। धाराशाही हो गया तो अब गद्दारी की तरफ आ गया। देखिए, पहले ऑपरेशन पप्पू चला, फिर जब पप्पू धराशायी हो गया उसके बाद सांसदी छीनी गई, घर छीना गया। अब उसके बाद में उनको लगातार सदन के पटल पर, सदन के बाहर गद्दार बताया जा रहा है। आपको आरपी सिंह द्वारा लगाया गया पोस्टर याद आ रहा है? आप किरण रिजिजू का ये बयान भूल रहे हैं, सदन के अंदर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, हाँ। इनका विदेशी ताकतों से संबंध है, खतरनाक आदमी है ये, देश के लिए खतरनाक है। ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। देखिए, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी नेता विपक्ष के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की है ताकि सदन ठीक ठाक तरीके से चल सके। वो अपने नेताओं द्वारा, अपने आला कमान द्वारा, अपने रणनीतिकार द्वारा दिए गए निर्देश के बिना ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का आला कमान एक पूरा पैटर्न पेश कर रहा है। राहुल गांधी से उनका पिंड नहीं छूट रहा है किसी तरीके से। राहुल गांधी उनके हलक में अटक गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंदे से कैसे। नहीं, पर राहुल गांधी भी वो जो बहुत शॉर्टकट कि लोगों में एक कोई छाप छूट जाए, बब्बर शेर है मेरे ये कार्यकर्ता, अब मंच पर ऐसे अर्धनग्न होकर जब एक इंटरनेशनल समिट चल रहा है, क्या वो गैर जरूरी नहीं था? आप करिए ना, जंतर मंतर पर करते, इंडिया गेट पर करते, प्रदर्शन करिए। संदीप जी, ये आपकी राय है। हिंदुस्तान की राजनीति और लोकतंत्र जिस हालत में है उसमें कोई भी विरोध प्रदर्शन को मैं जायज मानता हूं, मेरी अपनी राय ये है। और ये आपकी तुम्हारी गाली मेरी गाली वाला मामला नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, आप जो है ये वो मामला नहीं है। ये एक बाकायदा पैटर्न है। एक व्यक्ति राजनीति में किसी तरह कामयाब न हो पाए, मोदी जी का विकल्प न बन जाए, भाजपा का विकल्प न बन जाए, इसके लिए बहुत जबरदस्त चरणबद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और अब हालत ये हो गई है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कोई भी कट्टरपंथी हिंसा पे न तुल जाए। देखिए, अगर कहीं अनहोनी हो गई, एक आदमी ने तो वो गोली मारने की, मैंने इस पर कार्यक्रम किया अबे भाई कि नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरा हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं? देखिए, ये बात बहुत अलग तरह की है कि मैं राहुल गांधी को, और उस आदमी का ओम बिरला के साथ में तस्वीरें आ रही हैं। हाँ। बीजेपी की तरफ से कोई व्यक्ति उसकी निंदा नहीं कर रहा, सब चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहा कोई। जो लगातार ऐसे कट्टरपंथी तत्वों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि नेता विपक्ष गद्दार है, इसका इसका विदेशी ताकतों से संबंध है उसका। तो फिर जेल में डालना चाहिए राहुल गांधी को। इस तरह का स्तर, भाषा का स्तर, और युवाओं के लिए ये किस तरह का उदाहरण पेश किया जा रहा है, किस तरह का सबक, किस तरह का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और इसमें देश का कल्याण है क्या? इस पर गंभीरता से सोचिए। ये गाली पर ताली बजाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।